हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज मैं आपके सामने एक और नॉन क्राइम स्टोरी लेकर आई हूँ। ये भी एक एक्सीडेंटल स्टोरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मुझे इस तरह की स्टोरीज और लानी चाहिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी होती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी नहीं होती। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये नॉन क्राइम स्टोरीज आपको कैसी लग रही हैं और मुझे ऐसी स्टोरीज ज़्यादा बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है 2017 की। बर्नार्ड गोर और उनकी वाइफ एंजेला, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे और उसी साल यानी कि 2017 में ही बर्नार्ड ने और उनकी वाइफ एंजेला ने डिसाइड किया कि हम अपनी बेटी से मिलने सिडनी जाएंगे। उनकी बेटी सिडनी में रहा करती थी। ये लोग अक्सर ही अपनी बेटी से मिलने सिडनी जाते रहते थे। ये एक तरह से इनका रूटीन बन चुका था। तो जिस दिन ये लोग सिडनी पहुंचते थे यानी कि वहां लैंड करते थे, तो सबसे पहले तो ये पहला पूरा दिन अपनी बेटी के साथ स्पेंड करते थे और उसके बाद अगले दिन एंजेला सुबह सुबह उठती थी, तैयार व्यार होकर वो शॉपिंग के लिए निकल जाती थी और बहुत सारा समय वो शॉपिंग में व्यतीत करती थी। और उनके बाद उनके बीच में डिसाइडेड रहता था, उसके और उसके हस्बैंड के बीच में, कि वो लोग लंच पर कहीं बाहर मिलेंगे। अक्सर वो वेस्टफील्ड मॉल में जाया करते थे जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत ही बड़ा मॉल है। तो अक्सर ये लोग वहां पर अगले दिन लंच करने जाया करते थे। ऐसा ही अक्सर ही किया करते थे। उस साल 5 जनवरी 2017 को भी यही हुआ। ये दोनों एंजेला और बर्नार्ड सिडनी गए, वहां पर इनके प्लेन ने लैंड किया। सीधा ये लोग अपनी बेटी के घर गए। उस दिन सारा दिन इन्होंने अपनी बेटी के साथ बिताया। बहुत अच्छा समय इन लोगों ने आपस में स्पेंड किया। फिर अगले दिन जैसे कि हमेशा ही होता था, एंजेला शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन जाने से पहले वो अपने पति बर्नार्ड को बोल के गई थी, उसे कंफर्म करके गई थी कि वो वेस्टफील्ड सेंटर मॉल आएगा और उसके बाद ये लोग फूड कोर्ट में जाकर वहां पर लंच करेंगे, क्योंकि उस मॉल का जो फूड कोर्ट था वो बहुत ही अमेजिंग था और वहां का खाना भी बहुत ज्यादा उन्हें पसंद था। उस दिन एंजेला और कहीं शॉपिंग के लिए ना जाकर वेस्टफील्ड मॉल में ही चली गई। वहां पर उसने काफी समय तक शॉपिंग की और बाद में जब उसने टाइम देखा तो उसे लगा कि अब तो करीब लंच टाइम हो चुका है, हो सकता है बर्नार्ड आ गया हो। तो अब वो जिस भी शॉप में थी उससे वो बाहर निकली और फूड कोर्ट की तरफ चली गई। उसके बाद जब एंजेला फूड कोर्ट में पहुंची तो वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बाहर जाकर, जो मेज वगैरह कुर्सी वगैरह पड़ी होती है, वहां बैठकर अपने हस्बैंड का वेट करने लगी। अब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने पाया कि उसका हस्बैंड अभी भी वहां नहीं पहुंचा है। उसे लगा कोई बात नहीं, हो सकता है वो कुछ मिनट जल्दी पहुंच गई हो, बर्नार्ड आने ही वाला होगा। उसे इतना ज्यादा कुछ भी नहीं लगा। वो वहां बैठ गई और मेन्यू को उलटने पुलटने लगी, देखने लगी कि जब बर्नार्ड आएगा तो वो क्या क्या ऑर्डर करेगी। उसे भूख भी लगने लगी थी। उसके बाद उसे वहां बैठे बैठे 15 मिनट गुजर गए और अब लेट होने लगा था। बर्नार्ड को अभी तक आ जाना चाहिए था और अब वो सच में लेट हो चुका था। जब लेट होने लगा तो एंजेला ने अपना फोन निकाला और अपने हस्बैंड का नंबर डायल किया, लेकिन उसके हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया। उसका हस्बैंड बर्नार्ड अक्सर ही ऐसा किया करता था, ये बहुत ही कॉमन बात थी। इसलिए एंजेला बार बार उसके फोन पर कॉल करती रही, लेकिन हर बार ही उसके कॉल को आंसर नहीं किया गया। अब एंजेला को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। वो चिढ़ने लगी थी कि उसका हस्बैंड कहाँ रह गया। फिर उसे लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि उसका हस्बैंड मॉल में ही हो, लेकिन वो कहीं विंडो शॉपिंग कर रहा हो, क्योंकि बर्नार्ड काफी ज्यादा फेमस था अपनी विंडो शॉपिंग के लिए। वो अक्सर विंडो शॉपिंग किया करता था, अक्सर दुकानों में घुस जाया करता था, सामान देखता रहता था, हालांकि ज्यादा वो शॉपिंग नहीं करता था। तो अब एंजेला को पूरा यकीन हो गया कि पक्का वो कहीं ना कहीं विंडो शॉपिंग ही कर रहा होगा और उसका ध्यान भटक गया होगा। इसलिए वो अपनी सीट से उठी और अब उसने डिसाइड किया कि मैं जाकर शॉप्स में चेक करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बर्नार्ड दिख जाएगा, उसके बाद में उसको बोलूंगी कि तुमने लेट कर दिया। जो भी उसने सोचा होगा। वो फूड कोर्ट से बाहर निकली और थोड़ा सा अनॉयड होती हुई वो अब दुकानों की तरफ बढ़ चली। अब जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें थी उनमें वो देखने लगी। जनरली वहां ग्लास के ही शीशे वगैरह लगे रहते हैं, डोर्स एंड विंडोज लगी होती हैं, तो आसानी से चेक कर पा रही थी कि बर्नार्ड उनके अंदर नहीं है। बीच बीच में वो मुड़कर फूड कोर्ट में भी देख लेती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फूड कोर्ट में पहुंच गया हो। और वो आसपास जितनी भी फूड कोर्ट के आसपास जो दुकानें थी, जनरली वो उसी में चेक कर रही थी, लेकिन उसे कहीं भी बर्नार्ड नजर नहीं आया। अब वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगी। अब उसे ऐसा भी लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि बर्नार्ड ने ये सोचा होगा कि पहले मैं अपनी बेटी के घर आऊंगी, उसके बाद हम लोग वहां पर साथ साथ फिर लंच करने वहां से चलेंगे। फिर उसे पक्का यकीन हो गया कि बर्नार्ड ने पक्का ऐसा ही सोचा होगा, हो सकता है वो क्लियर ना हो, इसलिए वो अभी तक घर से निकला ही नहीं होगा, वो घर में ही मेरा वेट कर रहा होगा। जब उसे ऐसा लगा तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी के घर चलती हूँ। ये सोचकर वो मॉल के एग्जिट डोर की तरफ चल पड़ी, लेकिन एग्जिट डोर तक जाते आते उसके दिमाग में बहुत ही टेरिफाइंग ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बर्नार्ड कंफ्यूज हो गया होगा और उसको कोई आइडिया ही नहीं हो कि वो अभी कहाँ है। हो सकता है वो घर से निकल गया हो लेकिन रास्ता भटक गया हो।
एक्चुअली बर्नार्ड को अब एक नई बीमारी घेरने लगी थी। उसमें अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया दिखने लगे थे, यानी कि उसे भूलने की बीमारी अब थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। हालांकि अभी बहुत ज्यादा सीरियस तो नहीं हुई थी ये बीमारी, लेकिन वो कई बार अक्सर चीजें भूल जाया करता था या कंफ्यूज हो जाया करता था। जैसे ही एंजेला के दिमाग में ख्याल आया कि बर्नार्ड कंफ्यूज हो गया होगा या वो भूल गया होगा, तो अब वो अनॉयड होने के बजाय बहुत ज्यादा वरीड हो गई। उसको बहुत ज्यादा चिंता हो गई अपने हस्बैंड की कि वो पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। ये सोचते ही अब वो बहुत ज्यादा स्पीड से अपने घर की तरफ बढ़ चली। बहुत तेजी से चलते हुए वो अपनी बेटी के घर की तरफ जा रही थी। उसकी बेटी का घर मॉल से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, इसलिए वो जल्दी ही अपनी बेटी के घर पहुंच गई। जैसे जैसे वो अपनी बेटी के घर की तरफ जा रही थी, उसके मन में पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी सामने मुझे बर्नार्ड बैठा हुआ नजर आ जाएगा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। लेकिन वो जैसे ही अंदर गई, उसकी बेटी अपने घर में ही थी और उसने बताया कि जो पापा हैं वो तो 2 घंटे पहले ही मॉल के लिए निकल चुके हैं और इन 2 घंटों में ना मेरे को उनका कोई मैसेज आया ना कोई बात हुई है, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग वहां मिल ही लिए होंगे, तो मैंने भी ज्यादा चिंता नहीं की और वो पक्का मॉल में ही होंगे, आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई होगी। लेकिन अब उन दोनों को ही बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी कि बर्नार्ड कहाँ गया, लेकिन उनको फिर भी ये यकीन था कि वो वापस आ जाएगा। हो सकता है वो रास्ता इधर उधर भटक गया हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो मॉल में ही कहीं होगा। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब घर पे ही रहते हैं। बर्नार्ड घूम फिर कर जब उसे एंजेला नजर नहीं आएगी तो अपने घर ही लौटेगा, और अब ये दोनों घर पर ही बर्नार्ड का वेट करने लगे। ये लोग बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो कभी भी अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बर्नार्ड को गए हुए 6 घंटे बीत चुके थे और रात के 8 बज चुके थे। अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो एंजेला ने पुलिस को फोन किया और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस ने वेस्टफील्ड मॉल में कांटेक्ट किया और उनको इस घटना के बारे में बताया। अब जो मॉल का सिक्योरिटी स्टाफ था वो फूड कोर्ट में गया। सबसे पहले उन्होंने फूड कोर्ट में चेक किया, उसके बाद फूड कोर्ट के आसपास की सारी दुकानें स्कैन की। इसके अलावा जो भी एरियाज थे उनके वहां पर स्कैन किया। उसके बाद वो बाकी शॉप्स में भी गए मॉल की, वहां पर भी चेक किया, लेकिन बर्नार्ड कहीं भी नजर नहीं आया। फिर उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने जितने सीसीटीवी कैमरास की फुटेज थी वो भी चेक की, और उस मॉल में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास थे। वहां पर एक एक पॉइंट को कवर किया गया था मॉल के। उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली है और कहीं पर भी हमें बर्नार्ड ना एंटर होता हुआ नजर आया मॉल के और ना ही एग्जिट होता हुआ नजर आया, यानी कि वो इस मॉल में आज आया ही नहीं है। अब पुलिस ये इन्फॉर्मेशन लेकर एंजेला के पास गई और उसको बताया कि आपके हस्बैंड आज मॉल में एंटर ही नहीं हुए हैं, क्या आप बता सकती हैं कि वो और कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मॉल में तो वो गए ही नहीं है, तो आप बताइए कि अब आपको क्या लगता है। एंजेला ने पुलिस को बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरे जो हस्बैंड है या तो वो मॉल जाएंगे या फिर अपनी बेटी के घर वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को भी और नहीं जानते हैं, वो और कहीं नहीं जा सकते। फिर एंजेला ने पुलिस को यह भी बताया कि बर्नार्ड में अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया है, यानी कि वो थोड़ा बहुत भूलने की बीमारी से ग्रस्त है। हो सकता है कि अगर वो कहीं भी नहीं है तो वो कहीं सड़कों पर भटक रहा हो। और साथ ही एंजेला ने यह भी पुलिस को बताया कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी बर्नार्ड थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कुछ भी नहीं करता है, वो वहीं पर बैठ जाता है और आसपास के लोगों से मदद मांगता है। कभी भी वो कुछ ऊटपटांग हरकत नहीं करता है, क्योंकि उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है। वो हमेशा फोन नंबर वगैरह बताकर मदद मांगेगा। जो भी आसपास गुजरने वाले लोग हों, वो ऐसे कहीं भी भटकता नहीं हो सकता है। फिर भी आप लोग स्ट्रीट्स पर चेक कर लीजिए। जब पुलिस को ये सारी चीजें पता चली तो उन्होंने अब अपने पुलिस ऑफिसर्स को रोड पर भेजा। आसपास का पूरा एरिया सर्च किया जाने लगा। वो रोड्स पर देखने लगे, गलियों में देखने लगे। इसके अलावा जो भी आसपास की शॉप रेस्टोरेंट वगैरह थे उसके अंदर भी जाकर लोगों से पूछताछ करने लगे कि आपने बर्नार्ड को कहीं देखा है तो बताइए। लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। इधर जो एंजेला और उसकी बेटी थी वो भी अपने घर से निकले और मॉल की तरफ बढ़ने लगे। वो रास्ते में देख रहे थे कि कोई ऐसा साइन तो नहीं लगा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे बर्नार्ड डिस्ट्रैक्ट हो गया और उस तरफ बढ़ चला हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉल घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था और रास्ते में कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिससे बर्नार्ड कंफ्यूज हो जाता और उस तरफ चला जाता। अब उनको ढूंढते ढूंढते काफी देर हो चुकी थी। उनको घर लौटना पड़ा। काफी अंधेरा, काफी रात हो चुकी थी। तो एंजेला और उसकी बेटी अपने घर लौट गए और अब घर में रहकर ही उन्हें प्रतीक्षा करनी थी कि शायद अगले दिन पुलिस कोई सुराग देगी। और उनको पूरा यकीन भी था कि अगले दिन तक पुलिस को कोई ना कोई खबर बर्नार्ड की मिल जाएगी। वो कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो अगली सुबह उठे तो पुलिस ने बताया कि ना तो उन्हें बर्नार्ड मिला और ना ही कोई क्लू मिला, ना ही किसी ने कुछ बताया कि जिससे कुछ भी ऐसा पता चले जिससे पुलिस को मदद हो सके। उसके बाद दिन पर दिन बीतते गए, यहां तक कि कुछ हफ्ते बीत गए,
लेकिन पुलिस को बर्नार्ड का कोई भी सुराग नहीं मिला, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 27 जनवरी 2017 को, यानी कि करीब इस घटना के, यानी कि बर्नार्ड के खोने के करीब 3 हफ्ते के बाद, एक स्टाफ मेंबर स्टाफ ओनली पैसेज वे से जा रहा था, जो कि वेस्टफील्ड मॉल में स्थित था। ये जो स्टाफ ओनली पैसेज वे होता है, ये एक टनल की तरह होता है, जो कि किसी भी मॉल के बाहरी हिस्से में स्थित होती है, लेकिन लोगों को नजर नहीं आती। वो इसलिए होती है कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो मॉल के एक हिस्से से दूसरे किसी हिस्से में आसानी से जा सकें, क्योंकि मॉल में अंदर ही अंदर उन्हें जाने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए एक तरह से छुपी हुई टनल जैसी होती है, जिसमें स्टाफ के मेंबर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते हैं और उनको कोई देख भी नहीं पाता। लेकिन ये जो पैसेज वे होता है, ये बिल्कुल कंक्रीट का बना होता है। इसमें कोई खिड़की, कोई दरवाजा नहीं होता बाहर की तरफ, सिर्फ अंदर कहीं कहीं पर कुछ कुछ दरवाजे होते हैं, जो कि स्टाफ को पता होते हैं और वो इसे यूज करते हैं। तो उसी पैसेज वे से 27 जनवरी 2017 को एक स्टाफ मेंबर जा रहा था, उसे कहीं दूसरी लोकेशन पे जाना था उसी मॉल की, तो उसे यूज कर रहा था। लेकिन उसे दूर उसी कंक्रीट की टनल में, या पैसेज वे कह सकते हैं, उसी में बने हुए एक हॉलवे में ऐसा लगा कि कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। ये देखकर उस स्टाफ मेंबर को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस हॉलवे को ज्यादातर कोई यूज नहीं करता था, वो खाली पड़ा रहता था और वहां पर काफी डिम लाइट थी। तो उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ औजार रखे हुए हैं जो कि दीवार के सहारे टिके हुए हैं। तो वो उस ओर बढ़ चला देखने के लिए कि क्या है, कौन है, वहां कौन आया होगा। उसे क्यूरियोसिटी हुई और वो उस तरफ चला गया। वो जैसे ऐसे पास जा रहा था, उसे लग रहा था कि दीवार के सहारे कुछ चीज रखी हुई है। उसे ये भी लग रहा था कि कोई अपनी चीज ऐसे क्यों छोड़ जाएगा पीछे, यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। तो ये सोचकर वो जैसे ऐसे पास जाता जा रहा था, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा डिम थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। लेकिन वो जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया। वो उल्टे पैर वापस भागा और नियरेस्ट एग्जिट जो भी डोर था उससे बाहर निकलकर उसने तुरंत जाकर पुलिस को फोन किया। अब हम वापस 6 जनवरी में चलते हैं। 5 जनवरी को एंजेला एंड बर्नार्ड अपनी बेटी के घर आए थे और 6 जनवरी को उन्हें मॉल में लंच डेट पर मिलना था। उस दिन बर्नार्ड जब 2 बजे अपने घर से निकला तो वो बिल्कुल ठीक टाइम पर मॉल पहुंच गया था। और बाद में जब चेक किया गया तो ये भी पाया गया कि बर्नार्ड को सीसीटीवी कैमरे ने कैप्चर किया था अंदर जाते हुए, और वो बिल्कुल ठीक टाइम पर फूड कोर्ट पर पहुंच चुका था। मॉल के एम्प्लॉयज ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक की थी तो उन्होंने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं की थी। वहां पर सैकड़ों की संख्या में कैमरे थे, लेकिन उन्होंने 2-4 कैमरे ही चेक किए और बोल दिया कि बर्नार्ड वहां नहीं आया था। और इतनी क्रूशियल फुटेज उनके हाथ से निकल गई, यानी कि मिस हो गई, और उन्होंने पुलिस से कह दिया कि वो यहाँ आया ही नहीं था। सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था कि बर्नार्ड बिल्कुल टाइम पर मॉल में आ गया था और फूड कोर्ट में एंटर होते हुए भी उसे देखा गया था। एंजेला वहां पर नजर नहीं आ रही थी, केवल बर्नार्ड ही नजर आ रहा था, यानी कि वो एंजेला से काफी पहले वहां पर पहुंच गया था, यानी कि काफी मिनट पहले पहुंच गया था। इसके अलावा ये भी देखा गया सीसीटीवी फुटेज में कि जिस रेस्टोरेंट के बाहर उन्हें मिलना था वो वहां पर नहीं गया, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसे बीमारी थी, डिमेंशिया था, तो वो कंफ्यूज नजर आ रहा था उस फुटेज में। वो इधर उधर देख रहा था और उसके बाद उसे एक फायर एग्जिट डोर नजर आया, एक इमरजेंसी डोर, और वो उस तरफ बढ़ गया। बाद में उसने दरवाजे को खोला और अंदर, पता नहीं क्यों वो अंदर चला गया, और जो डोर था वो उसके पीछे फिर से शट डाउन हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वेस्टफील्ड मॉल है ये कोई ऑर्डिनरी मॉल नहीं है, ये 6 मंजिला मॉल है। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसमें करीब करीब 300 दुकानें हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन इस मॉल को जो बहुत ज़्यादा मैसिव बनाता है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जनरली पब्लिक को नज़र नहीं आती, और ये चीज़ थी करीब 8 मील लंबी टनल, जिसमें पता नहीं कितने अनगिनत दरवाजे थे, पता नहीं कितनी सीढ़ियां थी, पता नहीं कितने डोर्स थे, कितने इमरजेंसी एग्जिट थे, जो कि सिर्फ स्टाफ मेंबर्स को पता था और जनरल पब्लिक का उससे कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन ये जो टनल थी, या जिसे हम कह सकते हैं पैसेज वे था, इसने पूरे के पूरे वेस्टफील्ड मॉल को घेरा हुआ था बाहर से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो टनल थी पूरी कंक्रीट से बनी हुई थी, इसमें कोई भी बाहर की तरफ खिड़की या दरवाजा नहीं था। जितने भी दरवाजे थे वो अंदर की तरफ थे। अब ये जो डोर था जिससे अंदर दाखिल हुआ था बर्नार्ड, ये उसके पीछे शट डाउन हो गया था, यानी कि इसको अंदर से खोला नहीं जा सकता था, क्योंकि ये एक एग्जिट डोर नहीं था, इससे सिर्फ एंटर किया जा सकता था। अब बर्नार्ड के पास बाहर निकलने का, फूड कोर्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये था कि ये किसी एग्जिट डोर से एग्जिट करे, उसके बाद ये मॉल में दोबारा से एंटर करे और मॉल में एंटर होके ये फिर से फूड कोर्ट में जाए।
जिस फायर डोर से अंदर दाखिल हुआ था उससे बाहर जाने का एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्सटीरियर फायर एग्जिट डोर था। और ये जो दरवाज़ा था वो बर्नार्ड जिस फ्लोर पे था उससे कई फ्लोर नीचे था, और उस तक जाने के लिए उसको बहुत ही कंफ्यूजिंग साइनेज को फॉलो करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि इस तरह से एरो वगैरह के निशान बने हुए थे, उनको फॉलो करते हुए अब उसे उस एग्जिट डोर पर जाना था। तो अगर इस साइनेज को ठीक से फॉलो करते हुए कोई बहुत सारे फ्लोर नीचे जाए तो उस नीचे वाले फ्लोर पर वो एग्जिट डोर था, जो कि सामने आपको नजर नहीं आएगा। पता नहीं कितने सारे वहां पे भूल भुलैया जैसे हॉलवेज थे जिसमें कोई साइनेज भी नहीं थी। तो उन हॉलवेज को क्रॉस करते हुए, भूल भुलैया जैसी मेज को पार करते हुए फाइनली आपको बिना किसी साइन वाला एक एग्जिट डोर मिलेगा, और उससे आपको फाइनली एग्जिट करना था। इतने सारे साइनेज को फॉलो करते हुए फाइनली एग्जिट करना तो कोई क्लियर थिंकिंग वाले इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल था। और जो बर्नार्ड था वो तो 71 ईयर्स ओल्ड था, प्लस डिमेंशिया से पीड़ित था, कंफ्यूज्ड था, थका हुआ था, और उसके लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। शायद बर्नार्ड उस समय कंफ्यूज हो गए, ये भी नहीं सोच पा रहा होगा कि वो कहाँ है, वो यहाँ क्या कर रहा है। शायद उसके कुछ भी समझ में उस समय नहीं आ रहा होगा। अब बर्नार्ड कंफ्यूज होकर वहीं घूमने लगा। उसने साइनेज को फॉलो नहीं किया, वो वहीं पर ऐसे घूमता रहा, देखता रहा, कंफ्यूज होता रहा, और इवेंचुअली वो जो स्टेयरवेल थी जो कि उसको नीचे लेके जाती उसको पास कर गया, उसने देखा ही नहीं। और चलते चलते वो ऐसे ही चलता रहा, और चलते चलते वो स्टाफ ओनली एरिया में पहुंच गया। और ये जो एरिया था ये और ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि वहां पर कोई भी साइंस नहीं लगे हुए थे, कोई भी जरिया नहीं था उसे जानने के लिए कि वो कहाँ है और इससे बाहर कैसे निकले। और जो जो दरवाजे उसे रास्ते में मिल रहे थे वो सारे लॉक्ड थे। अब जैसे जैसे बर्नार्ड इस भूल भुलैया में घुसता चला गया वो और ज़्यादा कंफ्यूज होता चला गया। शायद वो मदद के लिए चिल्लाया भी होगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इन कंक्रीट की दीवारों से पार करके उसकी आवाज़ मॉल में नहीं जा सकती थी। उसकी आवाज़ केवल वही सुन सकता था जो इस एरिया में हो। और अनफॉर्चुनेटली ये जो एरिया था इसको स्टाफ भी बहुत ही कम यूज़ करते थे। शायद ही भूले भटके कोई स्टाफ मेंबर वहां पर आता था। मॉल की ये भी पॉलिसी थी कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो रोज रात को और सुबह चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कस्टमर हो वो अंदर यहाँ पर फंस गया हो, गलती से आ गया हो। उनकी ये ड्यूटी थी कि पूरी 8 माइल्स की जो टनल थी वो चेक करें, श्योर करें कि वहां पर कोई भी नहीं है। सारी सीढ़ियां, सारे स्टेयरवेल्स उनको चेक करने होते थे। लेकिन धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी वहां पर जाता ही नहीं था। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब लापरवाह हो गए थे, उन्होंने एंश्योर करना अब बंद कर दिया था। इसके अलावा इन टनल्स के अंदर कोई भी सिक्योरिटी कैमरास भी नहीं थे। जो कोई भी फुटेज इनको मिलता बाद में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल नहीं किए गए थे। इसके अलावा वहां पर टेलीफोन के सिग्नल्स भी नहीं आते थे। अगर बर्नार्ड ने किसी को कॉल करने की कोशिश भी की होगी तो वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया होगा। इसलिए अब बर्नार्ड सिर्फ अपने भरोसे था, अब उसे खुद ही किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना था। अब बर्नार्ड पता नहीं कितने घंटों तक, कितने दिनों तक इस मेज में भटकता रहा होगा। उसे डेड एंड के बाद डेड एंड मिलते चले गए, लॉक डोर के बाद लॉक डोर मिलते चले गए होंगे। पता नहीं कब बर्नार्ड इस हॉलवे में पहुंचा। उसको वहां पर एक चेयर नजर आई जो कि एक वॉल के साइड में रखी हुई थी, दीवार से टिकी हुई। उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और अगर कोई गुजरेगा तो मैं उससे मदद मांगूंगा। जैसा कि उसकी वाइफ एंजेला ने बताया था कि जब भी वो कंफ्यूज होता था वो कहीं पर बैठ जाता था और आसपास गुजरने वाले लोगों से मदद मांगता था। उसने यही करने का अब डिसाइड किया। शायद उसे ये भी लगा होगा कि उसकी फैमिली उसे ढूंढते हुए वहां जरूर आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेल्प कभी भी नहीं आई। और उसके बाद उसी चेयर पर बैठे बैठे बर्नार्ड की डेथ हो गई। और 27 जनवरी को उस मेंटेनेंस वर्कर को फिर फाइनली बर्नार्ड की बॉडी मिली। उसके बाद वेस्टफील्ड मॉल सामने आया, उसने माफ़ी वगैरह मांगी, कंपनसेशन भी शायद दिया होगा जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि अब हमने अपने सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया है। इसके अलावा अब हम लोगों को ट्रैक भी करते हैं जब भी वो इनकी प्रॉपर्टी पर होते हैं, यानी कि जितने भी कस्टमर्स उनके मॉल में आते हैं सो सबको ट्रैक करते हैं और एंश्योर करते हैं कि कोई इस तरह की परिस्थिति में दोबारा ना फंसे। तो आज की कहानी यहीं तक। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। इसके अलावा यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, मेरा चैनल बिल्कुल भी प्रमोट कर ही नहीं रहा है, और इसके अलावा वो डाउनफॉल ही हो रहा है मेरे चैनल का। दिन प्रतिदिन मेरे व्यूज़ अब कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोग भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरे चैनल को आप थोड़ा बहुत प्रमोट करें, तो मेरे व्यूअर्स से मेरी ये
रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी सी हेल्प कीजिए चैनल को प्रमोट करने में। आप लोग चिंता मत कीजिए कि मैं अपना चैनल बंद कर दूंगी। मैं अपना चैनल कभी भी बंद नहीं करूंगी। मैं रेगुलर अपलोड्स अपने चैनल पर करती रहूंगी, चाहे यूट्यूब मेरे चैनल को प्रमोट करे या ना करे। हम लोग खुद ही अपने चैनल को प्रमोट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।